नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जब समाज की दरकती दीवारें जहन पर दस्तक देने लगे, जब ये गहन सोच बनकर शब्दों में व्यक्त होने लगे, तो एक लेखक का उदय होता है। और जब एक लेखक की कलम की ताकत लोगों को सोचने पर विवश कर दे, तो मिलती है वो पहचान जो हमारी आज की तेजस्विनी को मिली, जो मैथिली भाषा की जानी मानी लेखिका हैं, जिन्होंने अपने लेखन और अपनी रचनाओं के जरिए सामाजिक विषमताओं को उजागर किया और जिनकी लेखनी और मैथिली भाषा में साहित्य को योगदान के लिए ही प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में मैथिली विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मैथिली लेखिका डॉक्टर वीणा ठाकुर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। साहित्य सृजन समर्पण मांगता है, तपस्या मांगता है, जीवन के एहसास की गहन अनुभूति मांगता है। इसी साहित्य अध्ययन और सृजन को अपने जीवन के 45 साल समर्पित कर चुकी हैं डॉक्टर वीणा ठाकुर, जो मैथिली भाषा की साहित्यकार हैं, जिन्होंने मैथिली साहित्य में अपनी रचनाओं के जरिए अहम योगदान दिया है। शादी के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं, PhD भी की। ससुराल से मिले सहयोग की वजह से लेक्चरर की नौकरी करते हुए 2 कथा संग्रह, उपन्यास, समीक्षा, मैथिली राम काव्य परंपरा, मैथिली गीत साहित्यिक विकास परंपरा तथा अनुवाद की पुस्तकें, हाट बाजार, आधुनिक भारतीय कविता संचयन, विद्यापति गीत रचनावली, मैथिली प्रबंध काव्य उद्भव, 2 कथा संग्रह, 15 पुस्तकों और पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी कर चुकी हैं। मैथिली रिसर्च जर्नल की संपादक और बिरला फाउंडेशन की मैथिली भाषा समिति की संयोजिका की जिम्मेदारी निभा रही प्रोफेसर वीणा ठाकुर ललित नारायण विश्वविद्यालय में मैथिली विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। अपने लेखन से जीवन के संघर्ष, ग्रामीण परिवेश और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व, परंपरा, साहित्य और संस्कृति को चित्रित करती वीणा जी को 12 कथाओं के उत्कृष्ट कथा संग्रह परिणीता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बचपन से ही पठन पाठन में रुचि थी। 5वीं कक्षा में तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ डाली। पढ़ने की ऐसी ललक कि 6ठी कक्षा में पैसे चुराकर विमल मित्र का उपन्यास खरीद कर पढ़ा। मैथिली साहित्य के इतिहास को लिखने की इच्छा रखने वाली मैथिली की जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर वीणा ठाकुर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। वीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्कार, आपने मुझे ये अवसर दिया। ये हमारी खुशनसीबी है वीणा जी। शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी क्योंकि एक पाठक के तौर पर अगर मैं आपकी रचनाओं को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि उसमें बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी देखने को मिलती है, ग्रामीण परिवेश के रंग भी देखने को मिलते हैं, मानवीय संवेदनाओं के ताने बाने भी मिलते हैं। आप एक लेखक के तौर पर अपनी रचनाओं को कैसे परिभाषित करती हैं? देखिए, कोई लेखक जहां उसकी परवरिश हुई रहती है, उसका संस्कार भी वैसा ही रहता है। स्वाभाविक है कि रचना में उसका परिवेश, वातावरण ये आएगा ही। लेखक लिखता तो है, लेकिन वह लिखने के क्रम में स्वयं को भी प्रतिबिंबित करता है। उसमें लेखक का चरित्र भी उसमें प्रतिबिंबित होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि मैं बिहार में हूँ, ग्रामीण वातावरण में रही हुई हूँ, पालित पोषित हुई हूँ, तो ग्रामीण वातावरण तो आना स्वाभाविक ही है जी, आएगा ही। हाँ वीणा जी, आपके कथा संग्रह परिणीता से शुरुआत करती हूँ, आगे बात को बढ़ाती हूँ क्योंकि ये कथा संग्रह एक विश्लेषणात्मक रचना है, लेकिन क्या मूल भाव है, क्या विशेषता है इस कथा संग्रह की जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? कैसे पाठक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, अपनी रचना की प्रशंसा करना हमारे भारतीय परंपरा में नहीं है, लेकिन ये अवसर है, मुझे तो कहना ही है। और ये एक परंपरा के रूप में स्थापित भी हो गया है। लेखक बोलते हैं अपनी रचना के लिए, जब जब कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना हुई है तो उसने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया है। ये परिणीता कथा संग्रह, जिसके लिए मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारत की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था है अकादमी पुरस्कार, और अकादमी पुरस्कार मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। बिल्कुल। वो मुझे मिला तो परिणीता कथा संग्रह में
मात्र 12 कथा है इसमें संकलित, और उसकी सारी कथाएं हमारे जीवन का जो विभिन्न क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो विभिन्न पात्र हैं, वही पात्र उसके मुख्य केंद्र में रहे हैं। और सारी समस्याएं अभी के युग में जितनी समस्याएं हैं, चाहे एक बूढ़े व्यक्ति की समस्या हो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की समस्या हो, या एक विदेश में अमेरिका जैसे बड़े देशों में बसने वाले भारतीय जो वहाँ हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी समस्या हो, या एक कामकाजी महिला जो काम करते करते करती है, अपना पूरा जीवन वो मतलब अर्पित कर देती है परिवार को चलाने के लिए, लेकिन अंत में उसे मिलता क्या है? अपमान, लांछना। इन्हीं सब बिंदुओं को लिख के केंद्र में रख करके सारी कथाएं रचित हुई हैं। यानी मीना जी कुछ ऐसी कहानियां हैं ये जिनसे पाठक भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाता है, अपनी कहानी समझ के कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता होगा कि कहानियां उसकी जीवनी को भी कहीं ना कहीं रेखांकित कर रही हैं। लेकिन वीना जी, चूंकि आप ग्रामीण अंचल से आती हैं और देखें तो सुदूर क्षेत्रों की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, गांवों की बात करें, तो वो दौर था जब लड़कियों की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं होती थी, लड़कियों की शादी भी जल्दी कर दी जाती थी। तो आपके साहित्य की ओर रुचि कैसे हुई? कैसा माहौल आपके घर में था? देखिए, मेरे पिताजी, मैं बिहार के एक मधुबनी जिला के एक छोटे से गांव भवानीपुर में मेरा जन्म हुआ, और मेरे पिता सहरसा कॉलेज, मतलब कोसी एरिया है वो, वहाँ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। हमारे समय में लड़कियों के पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, और मेरे पिता बहुत अनुशासन प्रिय थे। मेरी स्कूलिंग हुई मिशन स्कूल में। ये मिशनरी स्कूल का अनुशासन और पिता की जीवन शैली वो मेरे लिए बहुत प्रेरक रहा। और एक बात आपको बहुत मनोरंजक बात मैं बताती हूँ। मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था, उपन्यास। और जब मैं वर्ग 5 में पढ़ती थी, क्लास 5 में, तो विमल मित्र की लिखी हुई एक उपन्यास है, दो भागों में, खरीदी कौड़ियों के मूल, और वो मैंने उनसे छिप करके पढ़ा था। अच्छा। जो मुझे अभी भी हंसी आती है कि मैं कैसे 2 वॉल्यूम 5 साल का बच्चा चुरा करके घर में पढ़ रहा है। तो वो मेरा पढ़ना था। और हम लोगों का संयुक्त परिवार था। मेरे दादा भी स्कूल में टीचर थे। मेरे दादाजी 4 भाई थे, और मेरी एक दादी रामायण पाठ करती थी दिन में। अच्छा। घर की बहुएं, बेटियां, नौकर चाकर सब रामायण सुनते थे। वही सुनने के क्रम में मैं क्लास 6 में तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस पूरा पढ़ गई थी। वहीं से मुझे लगता है कि शायद साहित्यिक रुचि मेरी वहीं पर मैं जागृत हुई। पढ़ना मैंने जारी रखा, और चूंकि घर के लोग भी मुझे बहुत मतलब सहयोग मिला उनका, तो मैं एमए पास की, कॉलेज में मैं भी पढ़ाने लगी। और लेकिन आपकी शादी तो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी ना वीना जी, तो शादी के बाद आपने पढ़ाई जारी रखी? मेरी शादी 15 साल में ही हुई। अभी तो लोगों को आश्चर्य लगेगा सुन करके। 15 साल में मेरी शादी हुई, और एक मैथिली की प्रतिष्ठित पत्रिका थी उस समय में, मिथिला मिहिर, मैंने उसी में लिखना शुरू किया। तो कौन सी उम्र थी जब आपने अपनी पहली रचना तैयार की? कौन सी उम्र थी? कितने साल की थी आप तब? 19-20 साल में मेरी रचना बहुत सारी प्रकाशित हो गई थी। लेकिन चूंकि मैं टीचिंग जॉब में खुद आ गई, 23 साल में मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी, और चूंकि मैं बहुत बड़े बड़े लेखकों को पढ़ चुकी थी, कथाएं मैं डायरी में छिपा करके रखती थी, किसी को दिखाती नहीं थी। उसे मैंने प्रकाशित नहीं किया, संकोच बस, कि लगता नहीं था, उतना आयु भी कम थी, तो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो फिर बाद में
तो चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी तो स्वाभाविक है कि कोई टीचर जो रहता है वो पहले आलोचक होता है। मेरी 5-6 किताबें आलोचना की प्रकाशित हो गई थी। तब मैंने कथा संग्रह प्रकाशित किया परिणीता। और आपको मैं बताऊं कि उसमें एक कथा है स्पृहा, और स्पृहा कथा मेरी पहली कथा थी जो मैंने डायरी से निकाल करके उसको छपवाया। अच्छा। तो और कथा थी, तो बस किताब छप गया। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई, इतना आशीर्वाद मुझे मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया उस पर। मैं यानी आपने 2018 में मुझे कला का पुरस्कार गुण मिला। तो, लेखन का गुण तो आपने बहुत युवा अवस्था से ही था, सबके सामने वो बहुत देर में आया, लेकिन आप लगातार लिखती रही, ये एक बड़ी बात है। आपने एक बात कही कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी और आपने उसके बाद लिखना भी शुरू किया, तो पढ़ाई भी उसके बाद जारी रखी, पीएचडी तक की है आपने। हाँ, आपके पति तो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो जानवरों की भाषा समझते हैं और आप इंसानों की संवेदनाएं समझती हैं। उनका कितना बड़ा रोल रहा है आपके लेखिका के तौर पर उभरने में? देखिए मैं एकदम आपको सच्चाई बता रही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत मदद किया। मदद इस सेंस में कि कभी वो मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया। इनका अपना क्षेत्र, मेरा अपना क्षेत्र। और मुझे घर का दायित्व तो बहुत ये नहीं उठाना पड़ा कभी। मैं कॉलेज गई, पढ़ा के आई, लिखी, बस मेरा इतना ही रूटीन रहा। बच्चे भी हुए उसी में, सबों की शादियां भी हुई, लेकिन पढ़ाई लिखाई चलते रहा। मैं अब तो रिटायर हो गई हूँ, लेकिन करीब 40 साल 42 साल मैंने नौकरी किया है। 23 साल की उम्र में मैं कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दी थी और 65 साल की उम्र में मैं रिटायर हुई। लिखना तो अभी भी है, वो तो आदत हो गई है एक तरह से। कुछ नहीं मिला तो कलम लेके बैठ जाओ। यानी वीना जी, पठन पाठन को समर्पित रहा है आपका पूरा जीवन, ये कह सकते हैं। लेकिन आप द्विभाषी लेखक हैं, आप हिंदी में भी लिखती हैं, मैथिली में भी लिखती हैं, अपने मौलिक सोच को व्यक्त करने में। लेकिन आपको क्या मैथिली में ज्यादा फायदा होता है? क्योंकि मैथिली भाषा के उत्थान, मैथिली साहित्य में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैथिली भाषा की जो रिसर्च एकेडमी, उसमें भी आप एडिटर रही हैं, रिसर्च जर्नल में। तो मैथिली भाषा ही आपने क्यों चुनी? मैथिली मैंने क्यों चुना, ये तो मेरी मातृभाषा है और मातृभाषा के महत्व को तो आप नकार नहीं सकती हैं। आप कोई भी भाषा बोल लें, लेकिन आपके मन में जो पहला भाव उत्पन्न होता है वो आपके मातृभाषा ही में होता है। आप अप्रत्यक्ष रूप से इसे समझते नहीं हैं, लेकिन आप जो आपके मस्तिष्क में जो क्रिया होती है समझने की, वो मातृभाषा ही में होती है। बिल्कुल। और मातृभाषा से तो प्रेम रहना ही चाहिए लोगों को। मैं क्यों नहीं अपनी भाषा में लिखूं? चूंकि लोगों को, सबों को, पूरे देश में काम काज के लिए दूसरी भाषाओं को भी पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, हिंदी, अंग्रेजी। लेकिन आप जो सोचती हैं, हम जो सोचते हैं, वो मातृभाषा ही में ही। आप कोई भी भाषा बोल लें, लेकिन आपके अंदर वो क्रिया होती है मातृभाषा। अच्छा, एक बात बताइए वीना जी कि लेखकों की अपनी शैली होती है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो लिखने के साथ साथ सोचते रहते हैं और लिखते रहते हैं और इस तरीके से कहानी या उपन्यास लिख डालते हैं। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी कर लेते हैं, कहानी का प्लॉट समझ लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, फिर आप बैठ के लिखते हैं। आपकी लेखन शैली कैसी है? मैं तो भाई बहुत मेंटल वर्क पहले करती हूँ, पूरा प्रिपेयर हो जाती हूँ, तब मैं कलम उठाती हूँ। लिखना और सोचना दोनों काम एक साथ हमसे नहीं होता है। पूरी तैयारी, मतलब एकदम मानसिक एकदम परिश्रम करने के बाद ही मैं कलम उठाती हूँ पूरा। हाँ, ये दूसरी बात है कि लिखने के क्रम में आप, जैसे कि कथोपकथन जिसको डायलॉग कहते हैं, ये आप चेंज करते हैं या कहीं पर कुछ चेंज होता है, चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन मूल वस्तु आपको मैं पहले ही तैयार करके रखती हूँ।
लिखना और सोचना दोनों एक साथ में। चलिए, अब दर्शकों को अगर मैं बताना चाहूँ तो आपके 7-8 आलोचनात्मक रचनाएं हैं, 2 कथा संग्रह हैं, उपन्यास हैं आपके, 15 के करीब संपादित पुस्तकें भी हैं आपकी। तो इस वक्त भी कलम लगातार चल रही होगी? जी हाँ, अभी भी चल रही है। बिना लिखे तो चैन नहीं है, लिखना तो क्या लिख पड़ेगा रही है आजकल आप? क्योंकि लॉकडाउन, ये तो कोरोना काल है और लॉकडाउन का वक्त ऐसा वक्त रहा है जब परिस्थितियां अलग रही हैं, तो आपके सामने वक्त भी रहा होगा खूब और मुद्दे भी। वैसे भी अब आप रिटायर हो गई हैं। देखिए, लॉकडाउन से कोई ज्यादा फर्क हमको नहीं पड़ा है। इसलिए नहीं फर्क पड़ा है कि पहले भी मैं बाहर नहीं जाती थी। बाहर जाती थी जब बाहर जाना हो, कहीं बच्चों के पास, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं जाना हो तब। शहर में मैं नहीं घूमती थी कभी। घर में रहना है, घर में अपना एक रूटीन है, अपना काम करना है। हाँ, लॉकडाउन से ये हुआ है कि मतलब केवल लिखना ही है और कोई काम बचा ही नहीं है। तो अभी क्या लिख रही हैं आप? अभी तो मैं एक उपन्यास में हाथ लगाई हुई हूँ। हमारे यहाँ मतलब मिथिला का जो क्षेत्र है, मैं जहाँ रहती हूँ मिथिला क्षेत्र है, इसका रेंज बहुत बड़ा है। कोसी एरिया पूरा इसके अंदर आता है और उस एरिया पर में एक भी उपन्यास नहीं है मैथिली में। अच्छा। तो हाँ, तो मैं कोसी को ही मुख्य रूप से केंद्रित करके उस क्षेत्र को, वो जो जहाँ से कोसी नदी निकलती है, बाराह क्षेत्र है, वहाँ एक जगह है बाराह क्षेत्र, बहुत नामी तीर्थ स्थल भी है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उसका बहुत महत्व है। जी। तो मैं वहाँ उस पर मैं केंद्रित करके एक उपन्यास अभी लिख रही हूँ। बहुत श्रम साध्य है वो रचना, लगी हुई हूँ, देखिए जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आप कथाकार भी हैं और आप उपन्यासकार भी हैं। दोनों लिखने में क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? क्योंकि कथाएं तो छोटी होती है, उपन्यास अपने में बहुत सारी कथाओं को समेटे होता है। देखिए, आप उपन्यास में जब आप उपन्यास लिखते हैं तो एक लंबा क्रम चलता है। तो उपन्यास में होता यह है कि आपका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु को रख करके जब हम लिखने बैठते हैं, बहुत सारी कथाएं स्वतः ही जुड़ती चली जाती हैं। और कथा और उपन्यास में यही तो अंतर है कि कथा में आप जीवन की एक घटना को, एक पक्ष को चित्रित करते हैं, इसमें सभी पक्षों को लेकर के चलना पड़ता है। अच्छा वीना जी, तो आपने लेखक के जैसे लिए कहा कि आपने कहा कि जिंदगी के अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं लेखक अपनी रचनाओं में, तो एक लेखक के लिए कितना मुश्किल होता है कि जो कहानी का पात्र है उसके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व से अलग रखा जाए? कहाँ तक ये संभव हो पाता है? नहीं, इसमें लेखक को उस पात्र को जीना पड़ता है। हम वो पात्र पहले खुद बनते हैं, उसकी पीड़ाओं को समझते हैं। और यही तो अंतर है एक लेखक में और एक साधारण मनुष्य में। एक लेखक जब तक वो मतलब संवेदनशील नहीं होगा, तब तक वो लेखक नहीं बन सकता है। संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है और यही वह तत्व है जिससे कि हम दूसरी की पीड़ाओं को, दूसरी की भावनाओं को समझते हैं, उसको लिखते हैं। और सिर्फ पीड़ा और भावना ही नहीं, एक उसमें सुखद संदेश भी आवश्यक हो जाता है, जिसका संबंध लेखक की मानसिकता से रहता है और अंत में संपूर्ण मानवीयता से संबंध उसका हो जाता है, संपूर्ण मानव जाति से उसका संबंध रहता है। और यही है कि हम प्रत्येक लेखक को उस पात्र को जीना पड़ता है, चाहे लेखक ही नहीं, कोई कलाकार। कला का जितना क्षेत्र है, उसमें किसी भी कलाकार को अपनी रचनाओं को उद्धृत करने के क्रम में उसको जीना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं जिएगा तो कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा आखिर? तो ऐसे में चलिए, आपकी रचनाओं में भी हम कई विविधताएं, कई तरह के पात्रों को देखते रहते हैं, लेकिन आप जो उपन्यास लिख रही हैं उसका भी इंतजार रहेगा कि वो पूरा हो और पब्लिश भी हो। लेकिन चूंकि आप खुद एक लेखिका हैं और आपने कहा कि आप बहुत कुछ पढ़ती भी रही हैं लगातार, जो पाठक है वो आपकी पुस्तकों को पढ़ता है, लेकिन आप खुद
कौन कौन से लेखक हैं जिनकी पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती हैं? किस तरह की रचनाओं को खुद पढ़ना पसंद करती हैं? मैंने बंगला का करीब करीब बहुत उपन्यास पढ़ा है। सारा का तो मैं दावा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत उपन्यास बंगला का मैं पढ़ी हूँ। अंग्रेजी भी पढ़ी हूँ 2-4, हिंदी का भी बहुत पढ़ी हूँ। मुख्यतः हिंदी और बंगला 2 भाषाओं को मैंने बहुत पढ़ा है। अंग्रेजी भी पढ़ा है कम बहुत, उसको आप मतलब बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बंगला और हिंदी मैंने पढ़ा है। लेकिन लिखा आपने हिंदी और मैथिली में ही है? हाँ, मुख्य रूप से मैंने मैथिली ही में लिखा है। हिंदी तो भाई लिखना ही पड़ेगा आपको, हिंदी अंग्रेजी के बिना तो आपका काम ही नहीं चल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कितना भी हम लोग कर लें। एक महत्वपूर्ण बात पर आपका विचार जानना चाहूंगी कि आजकल के जो युवा हैं वो साहित्य की ओर उनकी इतनी रुचि नहीं है जो पहले दौर में हुआ करती थी। खास तौर पर जो बच्चे हैं उनमें भी वो साहित्य के प्रति वो लगाव नजर नहीं आता। क्या कारण देखती हैं आप इसके पीछे? देखिए, इसका तो मुख्य कारण है कि अभी का युग इतना भौतिकवादी युग हो गया है कि आजकल का जो युवा है उसको सब कुछ तुरंत चाहिए। वो 20-22 साल का नहीं हुआ, उसको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऐश मौज के लिए सब कुछ चाहिए। हम लोगों के समय वो नहीं था, धैर्य था लोगों को, लोग पढ़ते थे, लिखते थे। जो भागम भाग की जिंदगी जो है अभी लोगों की, और जैसा माहौल है पूरे दुनिया का, अपने देश का भी, उसमें युवा को इतना समय नहीं है। लेकिन अंतिम सत्य यही है, उसको भी साहित्य पढ़ना ही पड़ता है। यदि वो नहीं पढ़ेगा तो पूरा मानव नहीं हो सकता है। पूर्ण मनुष्य बनने के लिए उसको साहित्य की तरफ झुकना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी आज के अभिभावकों पर और अध्यापकों पर भी है कि वो बच्चों को साहित्य से जोड़े रखें, क्योंकि उनकी जड़ों से जोड़ने के बराबर होता है उन्हें साहित्य से जोड़ना। अच्छा, यहाँ पर आपसे वीना जी छोटे छोटे कुछ सवाल लूंगी जिनके छोटे जवाब आपसे चाहूंगी। शुरू करती हूँ। आपका पसंदीदा लेखक कौन है? बांग्ला के तो मैं विमल मित्र मेरे पसंदीदा लेखक हैं। और पसंदीदा पुस्तक? साहेब बीबी और गुलाम। बहुत सारे पसंद को हम नहीं, एक शब्द में मैं नहीं कह सकती हूँ। साहेब बीबी गुलाम। चलिए ठीक है। पठन पाठन से हटकर क्या शौक है? हमको तो घूमने का बहुत शौक है। अच्छा। जगह देखना, ऐसी चीज जगहों को देखना। जी, कुछ ऐसा जिसे खोने का डर हो? नहीं, मुझे खोने का कोई डर नहीं है। ईश्वर बहुत दिए हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी जिंदगी में। क्या बात है। अच्छा, एक लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है संवेदनशीलता। अपनी रचनाओं को, अपने लेखन को एक शब्द में परिभाषित कैसे करेंगी? अभी तक बहुत मेरा छूटा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। अभी तक मैं अपने लेखन से संतुष्ट नहीं हूँ। आज के साहित्यिक परिदृश्य पर आपके विचार? देखिए, अभी जैसे कि मैं मैथिली की बात कर रही हूँ, तो लेखक बहुत हो गए हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, उत्साह में लिखते हैं, लेकिन गुणवत्ता में कमी आई है, धैर्य की कमी है। और लिखना सिर्फ यही है कि आप थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन संख्या में बहुत वृद्धि हुई है किताबों में। अच्छा। क्षेत्रीय भाषाओं में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं मैथिली में लिखती हूँ, आप पढ़ नहीं पाइएगा, तो वो समस्या एक जगह है। दूसरी समस्या है कि युवा वर्ग जो है सो अंग्रेजी साहित्य ज्यादा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ रुचि है उनकी, होना भी है, उनको नौकरी के लिए, जीविका के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। तो समस्याएं बहुत हैं, साहित्य के लिए बहुत संकट का काल है। पढ़ने वालों की संख्या घटी है, लेकिन लिखने वाले तब भी लिखते ही रहेंगे, क्योंकि लिखना तो जुनून है।
जी, तो गुणवत्तापूर्ण लेखकों के साथ साथ पढ़ने वालों की भी तादाद बढ़नी बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल वीना जी आपसे जानना चाहूंगी, अब जिंदगी के इस मुकाम पर क्या एक सपना ऐसा है, क्या एक कार्य ऐसा है, कौन सी ऐसी एक ऐसी रचना है जिस पर अभी काम करना बाकी है, सपना जिसे अभी पूरा करना बाकी है? देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण काम हमको मेरे नजर में है कि मैं मैथिली साहित्य का इतिहास लिखना शुरू की हूँ। अच्छा। और वो यदि पूरा हो जाता है तो वो मेरा एकदम ये कि ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आप कहती हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण काम भी होगा छात्रों के लिए और मैथिली साहित्य के लिए। ये इतिहास मेरा सपना है, होगा, पूरा हो ही जाएगा जी। और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, क्योंकि क्षेत्रीय लेखनी को, क्षेत्रीय साहित्य को आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और जैसा आप कह रही हैं कि मैथिली साहित्य का इतिहास लिख रही हैं, एक बहुत बड़ी पहल है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्ते। तेजस्विनी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप अपने संदेश हमें यूं ही लगातार ईमेल के जरिए भेजते रहिए। आप जो जो बातें कह रहे हैं वो हमारी टीम उन पर गौर भी कर रही है और उनके जवाब भी आपको लगातार हम देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तो हमारा ईमेल एक बार फिर नोट कर लें, tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।